डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में अब हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है रिसर्च एथिक्स। तो ये रिसर्च एथिक्स जो है, इस टॉपिक का जो मूल संबंध है वो इस बात से है कि हमें रिसर्च के प्रोसीजर के दौरान क्या करने की छूट है और क्या हम नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब विच इज लेजिटिमेट एंड विच इज नॉट लेजिटिमेट। ठीक है, विच इज कम्स अंडर द मॉरल कंडक्ट एंड विच इज नॉट कमिंग अंडर द मॉरल कंडक्ट। कौन सी चीजें हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो नैतिक रूप से स्वीकार्य है, कौन सी चीजें हैं जिनको हम ये कहेंगे वो नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ठीक है। तो उस पक्ष की बात हम यहाँ पे एथिक्स में करेंगे। देखिए, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत वाइड कैनवास है, बहुत सारे पक्ष इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, रिसर्च एथिक्स के साथ में। तो इसकी जब हम शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं मेरे मेरे फ्रेंड को मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, जिस फ्रेंड ने मेरी इस टॉपिक को तैयार करने में मदद की। एंड दैट इज नन अदर बट माय फ्रेंड डॉक्टर आसिमा जैन। ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं रिसर्च एथिक्स की, तो रिसर्च एथिक्स जो है वो बेसिकली क्या है? मॉरल प्रिंसिपल्स, है ना, जो यूं कहेंगे कि नैतिक नियम क्या कहते हैं। ठीक है ना, वो मॉरल प्रिंसिपल्स है जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं। ठीक है। और ये जो मॉरल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं? ये रिसर्चर के कंडक्ट जो है, ठीक है, उसको तय करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या फॉलो किया जाना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्चर टू कंडक्ट एंड रिपोर्ट रिसर्च विदाउट डिसेप्शन or intention to harm the participants of the study or members of the society as a whole, whether knowingly or unknowingly। ठीक है। तो इस डेफिनेशन से बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारे सामने आता है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एथिक्स से हमारा तात्पर्य उन नैतिक नियमों से है, ठीक है, जिसको किसी भी शोधार्थी को अपने शोध के दौरान, ठीक है, और अपनी जो रिसर्च की रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करने तक उसको उन सब चीजों को अनुसरित करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका ध्येय ये होना चाहिए कि आपके शोध में जो प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं, है ना, आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपके शोध के कारण किसी भी तरह का कोई नुकसान, भौतिक रूप से, वित्तीय रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, किसी रूप से नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका ये जो शोध है, ये व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है वो हमारे समाज के जो सदस्य हैं, अर्थात हमारे जो जो मानव समाज जो है उसके लिए ये कहीं ना कहीं लाभकारी हो, ये कहीं भी उनको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो। और इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे आपको इसकी जानकारी हो कि आपके द्वारा आपके शोध के द्वारा किसी को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, या उसकी जानकारी नहीं हो, दोनों ही केस में जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका दोषारोप बनता है। अर्थात कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि भाई हमें बचना चाहिए किससे? कि शोध के दौरान हम नैतिक नियमों का पालन करते हुए और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारी शोध में प्रतिभाग लेने वाले जो रिस्पोंडेंट्स हैं, हम किसी भी सूरत में उनके लिए कोई भी एडवर्स कंडीशन पैदा नहीं करें, और हम सोसाइटी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए भी किसी भी प्रकार की एडवर्स कंडीशंस पैदा ना करें। ये हमें सदैव ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। अब जो आगे बात आती है कि भाई रिसर्च एथिक्स जो है उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये बात जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है। आप ये बात जो है आज जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ये आज से करीब करीब ये मान लीजिए कि 1 दशक पहले,
शायद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इस पे इस हद तक चिंतन और मंथन जो है वो नहीं था। ठीक है। ये विशेष तौर पे जब हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है नाजीज के द्वारा, ठीक है, उसके अंदर हम जिस तरह से ह्यूमन एट्रोसिटीज देखते हैं, और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि विशेष तौर पे अमेरिका में बहुत सारे ऐसे ऐसे शोध होते हैं जिनके अंदर जो शोध में प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं उनको अनेकों प्रकार के खतरों से एक्सपोज होना पड़ता है, और तब ये चर्चा बहुत ज्यादा व्यापक हो जाती है, और तब ये जो इथिक्स की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण, धीरे धीरे ये बहुत महत्व लेने लगती है। ठीक है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी बात करें तो पहली है कि प्रोटेक्ट्स द वल्नरेबल ग्रुप और अदर स्टडी पार्टिसिपेंट्स। ये बेसिकली किसी भी शोध में प्रतिभाग करने वाले जो समूह है ना, और वल्नरेबल ग्रुप में जैसे मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी के साथ में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, या कोई जैसे विक्टिम है सोसाइटल क्राइम का, ठीक है, तो वो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। ठीक है। अब उनके साथ आप शोध कर रहे हो, और बाय द वे आपने कोई गलती कर दी, और उस गलती के कारण जैसे मान लीजिए कि किसी एक इंसिडेंस के कारण, जैसे मान लीजिए एक रेप का इंसिडेंस होता है, और उसमें एक 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 महिला बहुत ज्यादा अवसाद में चली जाती है, मानसिक संतुलन खो बैठती है। मान लीजिए कि वो उसका जो मानसिक संतुलन है उसको रीस्टोर होने में मान लीजिए सालों लग जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपका शोध रेप विक्टिम्स के ऊपर है, और आप उनके ऊपर शोध करके और उनकी आप बीती को इस तरह कुरेद रहे हैं कि वो महिला जो है वो वापस क्या होती है कि उस पूरे चित्रण से गुजरती है, और फिर वो वापस मनोरोगी बन जाती है। ये कितना खतरनाक होता है। ये होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है। तो प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स एंड अदर स्टडी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। देन पार्टिसिपेंट्स आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिसर्च एथिक्स इस बात को भी सुनिश्चित करने की बात करते हैं कि भाई यदि किसी शोध से कोई वित्तीय लाभ हो रहा है तो वो वित्तीय लाभ हर एक प्रतिभागी को होना चाहिए। एवरी स्टेक होल्डर ऑफ रिसर्च मस्ट गेट प्रोपोर्शनल शेयर इन दैट। ठीक है। उनको प्रोपोर्शनल शेयर उनके अंदर मिलना चाहिए, है ना। फिर जैसे बात आती है कि एस्टेब्लिशेस रिस्क बेनिफिट रेशियो फॉर द स्टडी ग्रुप। हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो हम इस बात पर फोकस करते हैं कि भाई हमारा हम जिन पर शोध कर रहे हैं, ठीक है, उनको इस शोध का लाभ और नुकसान जो है, ठीक है, वो उसका मूल्य ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है। तो एथिक्स का ये भाग है कि कहीं पर भी जो है ना बेनिफिट जो है वो रिस्क से 100% ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और रिस्क ऐसी तो होनी ही नहीं चाहिए जो जो किसी तरह का कोई आघात भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, या वित्तीय रूप से पार्टिसिपेंट्स के लिए लेकर आए, या रिसर्च रिस्पोंडेंट्स के लिए लेके आए। ठीक है। अगली बात आती है ना, कि एक्सपोजर फुलेस्ट रेस्पेक्ट, है ना, ensures ensures fullest respect, dignity, privacy, disclosure and fair treatment for subject। अब देखिए किसी भी शोध के अंदर रिसर्च का महत्व इसलिए है, एथिक्स का महत्व इसलिए है शोध में, कि एथिक्स जो है वो इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित करता है कि जो सब्जेक्ट्स, आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उनके साथ में पूरे रिसर्च के दौरान ट्रीटमेंट कैसा। ठीक है। अब ये सारा ट्रीटमेंट जो है ना, ये जब आप ये कहते हो कि भाई मेरी रिसर्च एथिक्स के ऊपर बिल्कुल खरी है, बिल्कुल सही है ना, इसमें इसमें सारे इथिकल इश्यूज को कंसीडर किया गया है, तो फिर आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आप शोध कर रहे हैं, दैट कैन बी एनिमल आल्सो, एंड आवर मेजर कंसर्न इज ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो जिस पे आप शोध कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के साथ में ट्रीटमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से सम्मान सुनिश्चित करे। किसी भी सूरत में जो सब्जेक्ट है उसको अपमानित स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए, नंबर वन।
नंबर 2 डिग्निटी, है ना, उसकी जो सम्मान पूर्वक अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर अब जैसे ये डिग्निटी है, ये इस बात को लेकर भी होती है कि जैसे बहुत सारी बार जो गाइड और स्टूडेंट के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उसमें उसमें बहुत ज्यादा पावर इक्वेशन होता है, और गाइड जो क्या करता है, अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, तो वो भी इसके अंदर आता है कि वो स्टूडेंट की डिग्निटी जो है उसके साथ चोट करता है। ये भी एथिक्स का पार्ट है, समझ में आई? ये डिग्निटी केवल और केवल उन उन रेस्पोंडेंट से ही संबंधित नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की पावर इक्वेशन और एक्सप्लॉइटेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, है ना। अब फिर है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका शोध जो है वो सपोज इनके ऊपर है, व्हाट वी कॉल इट दिस कोरोना पॉजिटिव लोगों के ऊपर, ठीक है। अब ये तो बहुत अभी बहुत व्यापक स्तर पे हुआ, लेकिन बहुत सारी बार जैसे मान लीजिए आप कोरोना पॉजिटिव, जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और आप इसकी स्टडी करते हो, और सपोज यू आर इन अ विलेज एरिया एंड यू हैव आइडेंटिफाइड पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका ढोल पीटे। हो सकता है कि उस समाज में उस पर्टिकुलर डिजीज को लेके स्टिग्मा हो, और उस परिवार का रहना दूभर हो जाए यदि लोगों को ये पता लग जाए कि ये कोरोना पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये डिजीज इतनी भयावह थी कि हम लोगों ने घरों के बाहर जो है वो चस्पा भी किया, पेपर्स लगाए कि भाई दिस फैमिली इज कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने कई बार उनके बिहेवियर के कारण उनके गेट्स जो है वो सीज भी किए गए। बहुत सारी बातें हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलने वाला रोग रोग है ना, ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसलिए इसमें कुछ इस तरह की बातें करी गई। लेकिन यदि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे एड्स के रोगी की बात करते हैं, है ना, आपका कोई शोध है वो एड्स के रोगियों के ऊपर। अब आपने क्या किया कि हॉस्पिटल सेटिंग से या कहीं ऐसे केंद्र से जहाँ पे जो एड्स के रोग हैं उनका 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 साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, आपने वहां से एड्स के रोगों के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके और आपने उनके साथ में संपर्क स्थापित किया, ठीक है। उन्होंने आपके रिसर्च में प्रतिभाग भी लिया, आपको सहयोग भी दिया। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी आइडेंटिटी जो है उसको कभी एक्सपोज ना, ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा यदि आइडेंटिटी एक्सपोज की जाती है, हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मल्टीपल, ठीक है। तो आपको यू मस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, आपको उसके प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये कौन तय करेगा, ये रिसर्च एथिक्स तय करेंगे, इसलिए रिसर्च एथिक्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है बिल्ड्स कैपेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्टिसिपेशन इन दिस। इसमें ये बहुत जरूरी है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपके साथ काम करने के लिए हाँ भरी कि ठीक है, आपके शोध के अंदर वो आपके लिए रिस्पोंडेंट की तरह बिहेव करने के लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपके द्वारा जो रिसर्च सेटिंग है उनमें प्रतिभाग करेंगे, या हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, व्हाट एवर इट इज। अब आपके क्वेश्चनर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसको बहुत जल्दी ऐसा लगा कि ही कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड विथ यू, है ना, वो आपके साथ अब ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, या यूं कहें कि आप इस सिचुएशन को वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कारण कोई भी हो सकता है ना। तो एथिक्स ये कहते हैं कि उस आदमी को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, एनी टाइम ही कैन क्विट, किसी भी समय वो उससे बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एथिक्स शोध में, और इनके ये क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा हमने अभी की। अब देखिए, ये जो शब्द है एथिक्स, है ना, ये कहाँ से आया शब्द? तो ये शब्द जो है इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, लिटरल मीनिंग जो है वो तो है वैल्यूज और मोरालिटी, है ना, हमारे जो मूल्य हैं या हमारे जो जो नैतिक पक्ष है, वो हमारा मायना है एथिक्स, ठीक है। और हम अलग से देखें इसको, एक डिसिप्लिन के रूप में एथिक्स को देखें, तो ये साइंस ऑफ मोरालिटी है ना, ये नैतिकता का विज्ञान है। एथिक्स क्या है? ये नैतिकता का विज्ञान, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम यदि बात करें कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये एथिक्स की बात कहाँ से शुरू हुई, तो वी ट्रेस आउट द रूट्स इन दिस इन द गोल्डन एरा ऑफ ग्रीक्स, है ना। जो ग्रीक का स्वर्ण काल था, वहां से हमें इसकी जड़ें मिलती है। और वहां पे एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए थे, एरिस्टोटल, अरस्तु, है ना। तो अरस्तु जो है वो कहते हैं कि एथिक्स जो है दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ये क्या है, ये एक दर्शन विज्ञान जो है उसकी एक शाखा, ठीक है ना। एंड सी एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी said to have been initiated by Aristotle which takes human actions as its subject। ये मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उनको ये कह रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर है। अब जो क्रियाएं की जाती है उसमें फिर सवाल उठता है, भाई कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है ना। तो दिस कैन मीन ओपिनियंस अबाउट द ह्यूमन एक्शन, है ना। जो मानव के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसके ऊपर ओपिनियन, ओपिनियन अबाउट राइट ह्यूमन एक्शन, और ऑब्वियसली द काउंटर टू इट दैट इट्स अ रॉन्ग ह्यूमन एक्शन। राइट ह्यूमन एक्शन जो है दैट इज कमिंग इन द एम्बिट ऑफ दिस एथिक्स, एंड रॉन्ग ह्यूमन एक्शन दैट इज अनएथिकल, है ना, वो अनैतिक है। ठीक है, अब देखिए, राइट ओपिनियन अबाउट ह्यूमन एक्शन और ऑल दीज टॉपिक्स, ये जितने भी टॉपिक्स है, नैतिक रूप से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नैतिक तौर पर क्या सही है, क्या गलत है, नैतिक तौर पर कौन से मानव के कार्य जो है उनको स्वीकारा जा सकता है, किनको नहीं स्वीकारा जा सकता, ये सारी बातें हम बात करते हैं एथिक्स में। तो लिटरल मीनिंग जो है वो उसकी है वैल्यू एंड और मोरालिटी। और हम यदि देखें इसको डिसिप्लिन के रूप में, तो दिस इज साइंस ऑफ मोरालिटी। ठीक है, जो 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 ये शब्द आया है एथिक्स, ये ग्रीक वर्ड है, और इसमें इथोस का तो मतलब है कस्टम और कन्वेंशन। अब देखिए, कस्टम और कन्वेंशन, ये जो परंपराएं हैं, है ना, बहुत सारे चीज हम कहते हैं भाई ये दिस इज बाय कन्वेंशन, है ना। तो ये जो कुछ चीजें हैं जिनको हम परंपरा के अंतर्गत लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि सभ्यता काल के अंदर हमने क्या किया, मानव समाज ने लगातार ये कोशिश की कि भाई किस चीज को अपनाया जाना चाहिए, किस चीज को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो हम बात करते हैं कि किस चीज को अपनाया जाना चाहिए, है ना। तो कौन सी चीज है जिसके लिए हम ये कहते हैं कि ठीक है, ये सोसाइटी में जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेनेट्रेट होती रहनी चाहिए, ये सही है ना। हम उसको कहते हैं वो सोसाइटल कस्टम्स है। उस समय का समाज ये कहता है कि भाई ये सोसाइटल कस्टम्स है और ये सही है, ये नैतिक है। ठीक है, तो इथोस का मतलब है कस्टम्स और कन्वेंशंस और द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी। स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी, उसी की बात अभी मैंने आपसे की। ठीक है, तो मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और द द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ऑक्सफोर्ड कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि भाई एथिक्स जो है वो नैतिक नियम है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और यूं कहें कि उसके किसी कार्य को संपादित करने की जो क्रियाविधि है ना, उसको गवर्न करते हैं। ठीक है, उसको तय करते हैं, उसको दिशा देते हैं। वो उनको हम कहेंगे कि वो एथिक्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। लेकिन जब हम बात करें द अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ कल्चरल लिटरेसी, वो क्या कहती है कि एथिक्स जो है दैट इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ये दर्शन शास्त्र की शाखा है, और जिसका जो सरोकार है वो किससे है, मोरालिटी से। ठीक है, उसका सरोकार किससे है, मोरालिटी से है। एथिक्स इज कंसर्न विद डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड एविल इन द वर्ल्ड, है ना। कि एथिक्स का संबंध किससे है, कि भाई इस चीज में अंतर करना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, दुनिया में क्या बढ़िया है और क्या खराब, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन एक्शंस, एंड बिटवीन वेटर्स एंड नॉन वेटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। ठीक है ना, एक्सेप्टेबल क्या है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य क्या है और क्या स्वीकार्य नहीं है। ठीक है,
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि एज पर एथिकल ग्राउंड द एडॉप्शन ऑफ राइट प्रोसीजर एंड आउटकम्स ऑफ रिसर्च आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंशन पर से। अब ये कहते हैं कि भाई क्या, जैसे मेरा इंटेंशन है कि ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, है ना, ये जानकारी जो है ये ज्ञान में जोड़नी चाहिए, क्या इसके लिए मुझे कुछ भी करने की स्वतंत्रता है? क्यों कि मेरा इंटेंशन जो है वो क्लियर है कि मैं ज्ञान में वृद्धि के लिए काम कर रहा हूँ। क्या आई हैव ऑल लिबर्टी टू डू एनीथिंग? क्या मैं किसी भी रिसर्च प्रोसीजर को फॉलो कर सकता हूँ? नो। ठीक है, योर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, बट बिफोर योर इंटेंशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट इज द एथिकल ग्राउंड ऑफ योर रिसर्च, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इथिकल ग्राउंड जो है वो इंटेंशन से पहले बात करता है किसकी? एडॉप्शन ऑफ राइट प्रोसीजर एंड आउटकम्स ऑफ रिसर्च। कि आपने शोध के लिए जो प्रोसीजर चुना, जो मेथोडोलॉजी चुनी, ठीक है, वो सही है या गलत? ठीक है, तो इंटेंशन जो है, आपका इंटेंशन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है योर योर रिसर्च प्रोसीजर, द आउटकम्स ऑफ योर रिसर्च। यदि वो किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं और उससे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, नो, नॉट एक्सेप्टेबल, है ना, ये आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा कोई सोसाइटल बेनिफिट उसके अंदर छुपा हो, देन देयर इज अनदर इशू, है ना, तब एक अलग बात है। अदरवाइज आप, क्योंकि फिर वो बात ये आ गई ना कि आपका जो इंटेंशन है वो इतना व्यापक हो गया, इतना व्यापक हो गया कि उससे हो सकता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो उसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे हमने देखा कि अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे जब हमने कहा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है ना, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात आती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें कहते हैं भी लोगों पे ये दवाएं जो है, ये वैक्सीन हैं, इनकी टेस्टिंग हो रही है, और इसके लिए लोग जो है वो चलाकर सामने आ रहे हैं कि भी ठीक है, वी आर वॉलंटियर फॉर दिस। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो पूरी पूरी पूरा मानव समाज एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और सबके सब लोग उस वैश्विक महामारी का हल चाह रहे हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पर इंटेंशन जो है, ठीक है, वो बहुत ही पाक है ना, जो उद्देश्य है वो बहुत पाक साफ है। और उस उद्देश्य के लिए जब आप रिसर्च प्रोसीजर को तय कर रहे हो, है ना, आपका कहीं भी ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ठीक है, आप पूरे मानव समाज के लिए उस रिसर्च के द्वारा कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। In research, we need to consider how the imposition of research on individuals can be balanced with the benefits of making the world a better place to live in. हम रिसर्च में इस बात को संज्ञान में रखें, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि किस प्रकार जब हम किसी किन्हीं व्यक्तियों पर, इंडिविजुअल्स पर, है ना, हम शोध करते हैं, ठीक है ना, उनकी उनकी सहमति लेकर या उनकी सहमति ना लेकर, है ना, हम शोध करते हैं, तो उसमें हमें कम से कम ये चीज देखनी चाहिए कि उसमें कहीं न कहीं ये सुनिश्चित हो कि इसके द्वारा ये जो मानव समुदाय है उसका कल्याण जो है वो अंतर्निहित है। और इस रिसर्च के द्वारा निश्चित रूप से हम इस दुनिया को मनुष्यों के लिए या मनुष्यों को रहने के लिए और सुंदर स्थान बनाने की ओर अग्रसर। ठीक है, होमेन नाम के एक विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा कि इथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरालिटी। इथिक्स जो है वो बेसिकली नैतिकता का विज्ञान है। एंड दोज हु एंगेज इन इट डिटरमिनेट वैल्यूज फॉर द रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
और जो इस विज्ञान से संबंधित हैं और जो इस धारा में से सरोकार रखते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो मानव के व्यवहार में क्या सही है और क्या सही नहीं है, ठीक है, तो उसका उसका कहीं न कहीं वैल्यू जजमेंट जो है वो इन लोगों के द्वारा हमें देखने को मिलता है। अब देखिए हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नैन्सी बोल्टन एक विद्वान ने क्या कहा कि रिसर्च जो है दैट इन्वॉल्व्स द ह्यूमन सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए हम धीरे धीरे और फोकस होते जाएंगे कि शोध जिसके अंदर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है ना, जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं यूं कहें कि मनुष्य उसमें इन्वॉल्व है, जो सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, रेज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स एथिकल, लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो यदि वहां पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं, निश्चित रूप पे से वहां पर बहुत सारे तरह के नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं वो खड़े होते हैं, ठीक है। और रिसर्च एथिक्स इज स्पेशली this interested in the analysis of ethical issues that are raised when people are involved in research as participants। और इथिकल जो इश्यूज है उनका सरोकार जो है वो इससे है कि वो किसी भी शोध के अंदर इस बात को संज्ञान में रखते हैं कि किस प्रकार उस शोध में जो प्रतिभाग लेने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उन उनसे किस प्रकार के नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सरोकार बहुत सारे हो सकते हैं, एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं। तो एज ए रिसर्चर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च एथिक्स, हमारा जो फोकस होता है वो उन मुद्दों पर होता है जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर या उनके प्रतिभाग लेने से, शोध में उनके प्रतिभाग लेने से कहीं न कहीं कोई नैतिक जो मूल्य है या नैतिक जो नियम है उनका वायलेशन तो नहीं है, कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, तीन उद्देश्य हैं रिसर्च एथिक्स के, ठीक है। और उनमें सबसे पहला है प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट। इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है भाई, आप शोध में प्रतिभाग लेने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, ठीक है। दूसरा है टू एंश्योर दैट research is conducted in a way that serves interest of individuals, groups and society as a whole, ठीक है। तो शोध के पीछे अंतर्निहित जो आपका उद्देश्य होना चाहिए वो व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और पूरे समाज के लिए, पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए वेलफेयर को लेकर होना चाहिए, ठीक है। अर्थात आपके रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें इन सब का भला होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें दिखना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट जो हैं वो सर्व हों, ग्रुप्स के लेवल पे और इवन एट द लेवल ऑफ अ लार्जर दिस ग्रुप दैट इज ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो दोनों बातें आगे, पहला कि देखो भाई जो प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं उन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। नंबर दो, ये बात आती है कि भाई उसमें कोई भी रिसर्च है उसके इथिकल इश्यूज, उसमें इस बात को भी भांपें, इस बात का भी ध्यान रखें, है ना, कि भाई उस शोध के कारण व्यक्तिगत स्तर पर या समूह या सामूहिक स्तर पर या पूरे मानव समाज के स्तर पर, ठीक है, कहीं ना कहीं भलाई छिपी हुई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इस शोध के कारण इन सब के इंटरेस्ट सर्व होने चाहिए। जो तीसरी बात आती है ऑब्जेक्टिव्स में, जो नैन्सी वॉल्टन ने जो मेंशन किया, वो ये आती है कि टू एग्जामिन स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज, है ना, जो रिसर्च एक्टिविटीज है, स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज उनको एग्जामिन करना, एंड प्रोजेक्ट्स फॉर देयर एथिकल साउंडनेस, ठीक है। कि भाई आप ये देखो कि कोई भी शोध है ना, आप क्या करो कि वो शोध जो है वो कैसे संपादित होगा, उसका डिजाइन कैसा है ना, उस शोध का प्रोसीजर क्या है, आप उसका मूल्यांकन करें,
है ना, उस शोध का, उस प्रोजेक्ट के प्रोसीजर का मूल्यांकन करें और ये सुनिश्चित करें कि वो एथिकल ग्राउंड्स पे बहुत मजबूत है ना, ठीक है, एथिकल साउंडनेस को आप सुनिश्चित करें कि वो एथिकल वो नैतिक आधार पर बहुत मजबूत है। क्या क्या शोध की प्रक्रिया या शोध की डिजाइन या प्रोजेक्ट की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट की डिजाइन, ये आपको एवेलुएट करना है। ये एक और ऑब्जेक्टिव है इसका। इसके साथ साथ लुकिंग एट इश्यूज सच एज मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, इस बात को आप संज्ञान में लें कि उस पूरी शोध की प्रक्रिया में, ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसा है ना, हो सकता है कि सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, दे माइट फेस सम सॉर्ट ऑफ रिस्क, तो उस वो जो सम सॉर्ट ऑफ रिस्क है उसका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, वो आपका आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आप ये सुनिश्चित करें कि ये शोध जो है ये गोपनीयता को हर हालत में सुनिश्चित करेगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसका मतलब कि उस शोध में जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, वो सब जो है दे आर वेल अवेयर अबाउट द एंटायर रिसर्च, वो शोध के बारे में बहुत भली भांति जागरूक है, क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा, ठीक है, क्या इस शोध के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना, और उनसे अनुमति लेकर उनको शोध में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये साउंड प्रिंसिपल्स जो 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 नैन्सी वॉल्टन के द्वारा मेंशन किए गए हैं, हमें बाकी यदि हम कहीं से भी रिसर्च एथिक्स पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं का इलाबोरेशन वहां पर देखने को मिलता है, इन्हीं को विस्तार से हमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं एथिक्स इन रिसर्च की, तो अब नटशेल में हम इसको समझते हैं। तो देखिए एथिक्स जो है वो कई तरीकों से जुड़े हुए हैं। नंबर एक, सबसे पहली बात कि भी ओवरऑल रिसर्च जो है ना, उसमें 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 वैल्यूज की बात होनी चाहिए, ठीक है। शोध जो है वो मानवीय मूल्य जो है उनको सुनिश्चित करे। प्रोफेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि जैसे रिपोर्टिंग है ना, अर्थात आप जब शोध की रिपोर्टिंग करें तो आप बहुत ध्यान रखें कि कहीं भी आप जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को ब्रीच नहीं करें। रिपोर्टिंग में आप उन सारे लोगों को क्रेडिट दें जिन्होंने इस शोध के अंदर काम किया था, ठीक है, आप पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करें। क्रेडिट आप उन सबको दीजिए जो उस शोध में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर ये मान लीजिए कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। देन प्लेजरिज्म, ये भी एथिक्स का भाग है कि आप कम से कम अपने काम को ही अपने काम के रूप में दिखाएं, दूसरों के काम को अपने काम के रूप में ना दिखाएं, साहित्यिक चोरी से बचें, है ना, ये एथिकल इश्यूज में ही आता है साहित्यिक चोरी, ठीक है। फिर जब आप आंकड़े एकत्र कर रहे हो, डेटा गैदरिंग का जब जो दौर हो, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, आपको हर हालत में ये सुनिश्चित करना है कि आपके शोध में प्रतिभाग करने वाले जो लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो वॉलंटरी बेसिस पे जोड़े जाने चाहिए। किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कोई डोमिनेशन, किसी प्रकार का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की पावर रिलेशंस का फायदा उठाकर इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनको पता होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, कि किस तरह का शोध है। एक तो पहले उनसे उनकी राय ली जाए कि भाई आप ये शोध है उसमें पार्टिसिपेट करोगे क्या, है ना, तो कंसेंट हो गई, है ना, और उनका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हो गया। और उसके साथ साथ उनको वेल इन्फॉर्म होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन, है ना, क्या किया जाना है, ठीक है। फिर अगली जो बात है वो ये सुनिश्चित, मोटे तौर पे ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भाई प्रतिभागियों को कोई किसी न किसी भी तरह का
नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है PAC, दैट इज प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों की जो शोध में हिस्सा ले रहे हैं, आप उनकी प्राइवेसी जो है, ठीक है, उसको आप आपको कभी उसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, you must respect the privacy of the entire this research setting in all terms, है ना। और एनोनिमिटी की बात आती है ना, तो उससे परे होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है, गोपनीयता की बात आती है। ठीक है, कि जो चीजें हैं, ठीक है ना, वो आपसे साझा की है आपके रेस्पोंडेंट ने, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको पब्लिक कर दो। यहाँ इसमें इतना तक आता है कि आप उसको किस हद तक पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। ये जो है, ये बेसिकली जिन पर शोध हुआ है उनका अधिकार है। वो तय करेंगे कि आप इसको पब्लिक डोमेन में किस लेवल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उनकी जो जो ओपिनियंस है, ठीक है, या उनकी जो उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड, उसकी स्वतंत्रता से रिलेटेड जो बात है, वो सब्जेक्ट खुद तय करे। अब देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि आज जो हम इतना रिसर्च एथिक्स के ऊपर हमारा जो इतना कंसंट्रेशन है, और हम जो इतना इस टॉपिक पे कंसंट्रेट होके सोच रहे हैं, तो ये बात आई कहाँ से। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है कि हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना, ये जो मेडिकल रिसर्च की जाती है नाजी साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, वो बहुत उसके बहुत भद्दे एग्जाम्पल जो है, वो दुनिया को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और उसके बाद जो 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 नाजी साइंटिस्ट के द्वारा मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उससे वो जब एक्सपोज होते हैं, तो पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, ठीक है, हम ये देखते हैं कि बहुत दूर अमेरिका में बहुत तरह के शोध इस तरह के होते हैं। हम अगली स्लाइड में उसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो देखने को मिला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद, नाजीज के द्वारा, मेडिकल साइंटिस्ट के द्वारा जिस तरह की एट्रोसिटी, जिस तरह का यूं कहें कि एथिकल वायलेशन देखने को मिला मेडिकल रिसर्च के अंदर, उसका परिणाम ये हुआ कि 1949 में एक एक न्यूरेमबर्ग कोड जो है, ठीक है, वो हमें देखने को मिला, अर्थात एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार किया गया। तो दिस वॉर टाइम मेडिकल रिसर्च लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूरेमबर्ग कोड, है ना। 1949 के अंदर, 1949 के अंदर ये न्यूरेमबर्ग कोड मतलब क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, उन चीजों को एक डॉक्यूमेंट के रूप में लेकर आए। ठीक है, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर द रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। और इस कोड में क्या किया, स्पष्ट कर दिया कि भाई आप यदि मानव के ऊपर शोध करते हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं और ये आप नहीं कर सकते। Most notably, that subjects must voluntarily consent to participate in the study. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें ये देखा गया कि जो जिनके ऊपर शोध किया जा रहा है, ठीक है, उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो शोध में प्रतिभाग करें या नहीं करें। तो उनकी 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 जो सहभागिता है, उसके ऊपर उनकी कंसेंट जो है, वो ली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। हम ये कहते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है, उनको कॉडिफाई करने की दिशा में, उनको उनको यूं कहें कि उनको स्ट्रक्चरिंग देने की दिशा में, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। ठीक है, दैट इज न्यूरेमबर्ग कोड 1949, है ना। अब देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा कि जहां पर हमने जर्मनी में जिस तरह के एग्जाम्पल बायोमेडिकल साइंस रिसर्च में देखे, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जर्मनी में ये सब हुआ, जहां पर जो
एथिक्स हैं उनका उल्लंघन हुआ, या यूं कहें कि ह्यूमन वैल्यूज को तार तार कर दिया गया। ऐसा हमें बहुत सारी बार इससे जर्मनी से बहुत दूर दूसरे क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिला था। सो दिस एथिकल कैनन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ठीक है। और ये जो इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले बार बार, है ना, तो उसमें हमने ये देखा कि भाई ये जो कोड ऑफ कंडक्ट आने लगे, तो उसी के ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, है ना, हेलसिंकी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद लोग जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसको कहा डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। उसको वो आया और उसको अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1964, और बाद में 1975 में इसका रिवीजन भी प्रस्तुत हुआ था। ठीक है। तो it was also the basis for the ethical guidelines for clinical investigation adopted by the American Medical Association 1966। ठीक है। इसी के आधार पर 1966 में अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी जो है उसने क्या किया कि एथिकल गाइडलाइंस जो है वो तय की फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स के कोड हैं वो तैयार हो गए, है ना। तो बहुत फॉर्मलाइज हो रहा है अब ये फॉर्मलाइज होके, और जो रिसर्च है ये उसका इनहेरेंट पार्ट बन गया है। अब आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके शोध में जो शोध से जुड़े हुए नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, उनका आपको डिटेल स्टडी करके आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन तमाम प्रकार के पक्षों को संज्ञान में रखा गया है, उन तमाम प्रकार की गाइडलाइंस को संज्ञान में रखा गया है जिनमें ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि आपके शोध के द्वारा किसी भी सूरत में सब्जेक्ट्स को हानि नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये है कि इसमें पूरी जो रिसर्च प्रोसीजर है, ठीक है, उसकी एक उसकी उसकी पूरी फौरी जांच होनी चाहिए उसकी, कि उसमें कहीं भी सोसाइटी या इंडिविजुअल के लेवल पे कहीं किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन या किसी प्रकार के हार्म जैसी दशा देखने को तो नहीं मिलती। हमने देखा कि केवल नाजीज के द्वारा या नाजी साइंटिस्ट के द्वारा किए गए जो काम है ना, केवल वही इसका इसका अनएथिकल प्रैक्टिसेस का एक एग्जांपल हमारे सामने नहीं रहा, बल्कि हमने देखा कि उससे बहुत दूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमने देखा कि बहुत सारी तरह की ऐसी रिसर्च हुई जो जो बहुत ज्यादा रिस्की थी, और उससे बहुत तरह के दुष्प्रभाव उन लोगों पे देखने को मिले जिन्होंने इन शोध में भाग लिया। ठीक है। आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर की लाइव सेल्स को पार्टिसिपेंट्स के अंदर इंजेक्ट करके और कैंसर रिसर्च को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया गया था। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। छोटे बच्चे को सीधा ये मान लीजिए कि जो जो एक तरह से मान लीजिए कि जो जंगल की दशा है उसके अंदर उसको रखकर और ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या इस बच्चे के वोकल कोड, है ना, इस बच्चे की जो बोली है वो ठीक उसी तरह विकसित होती है क्या जिस तरह एक बच्चा जो समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर रहकर और वो वोकल कोड्स डेवलप करता है, बोलना सीखता है। क्लियर। तो ये कितनी कितने कितने खतरनाक तरह के ये शोध, इतने ही नहीं, सीरीज ऑफ रिसर्चेज है इस तरह की। हम्फ्री की रिसर्च इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च आल्सो कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चनेबल और ड्यूबियस एथिकल प्रैक्टिस। सामाजिक विज्ञान जो है वो इससे अछूता नहीं है। वहां पर भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर एथिकल इश्यूज का वायलेशन हमें देखने को मिलता है। हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं जैसे जो स्टैनले मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट है 1963 में, इन ऑर्डर टू कंडक्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द what we call it the conditions, what they did,
दे एडमिनिस्टर्ड इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द पार्टिसिपेंट्स, तो लोगों के उन्होंने करंट लगाए, कैन यू इमेजिन, है ना। और उसके बाद वो उसके उसके रिपरकेशंस, उसके प्रभावों को जांचने की कोशिश की जाती है। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी ग्राउंड, ये किसी भी सूरत में किसी भी तरह का चाहे एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज हो, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये 1963 का एक ही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। हम्फ्री का शोध जो है 1970 का, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, और इस शोध ने ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स वाली जो रिसर्च है उसमें एथिकल कोड को स्ट्रक्चर्ड करके बेहतरी से लागू करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया था, क्योंकि इस शोध के अंदर के आने के बाद जो है लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे इस दिशा में, और उसके बाद में लोगों ने कहा कि ये चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि उसने स्टडी की, स्टडी ऑफ द कॉजल होमोसेक्सुअल एनकाउंटर्स कॉल्ड टी रूम ट्रेड, है ना। और ये एक तरह की कोवर्ट रिसर्च थी, है ना। इसमें रेस्पोंडेंट्स तक पहुंचने के लिए हम्फ्री ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था, ठीक है। और बहुत 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 फेमस हुआ था ये शोध, है ना। सो द गोल ऑफ social research is the production of knowledge or truth. The aim should be produce true accounts of social phenomena, ठीक है। तो मैक्स वेबर एंड मर्टन जो है वो कहते हैं कि भाई वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इंटरेस्टेडनेस इन वैल्यूज or only values we are bothered about in scientific community and objective tool. तो ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चंस के बाद में एक सवाल और आता है कि क्या हम ज्ञान के उत्पादन का तर्क देकर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है नहीं, हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं हमोस्ले और अटकिंसन के काम को 2007 में, तो वो आर्ग्यूमेंट देते हैं that there are ethical issues surrounding social research just as there are with any other form of human activity। जैसे किसी भी मानव की जो जो एक्टिविटी है, उसकी क्रियाविधि है, उसके लिए जैसे क्या गलत और क्या सही, है ना, इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक उसी प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान से जुड़े शोध हैं उनसे भी जुड़े हुए एथिकल इश्यूज हैं, ठीक है ना। सो हाउ डू वी कनेक्ट दिस विद इशू ऑफ पावर एंड इनइक्वालिटी इन सोशल साइंस रिसर्च, दिस बिकम्स वेरी, और ये जो इशू ऑफ पावर है और इनइक्वालिटी है, ये इस पर भी लागू होता है, जैसे कि भाई जैसे जैसे यू आर वेल्दी मैन, है ना, आप एक धनी आदमी हैं, और आप गरीबों पे कोई ऐसी शोध करना चाहते हैं, और आप उन पे अपने शोध के लिए आप कुछ ऐसा एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी दशा उनके सामने लाना चाहते हैं, या ऐसे एक्सपेरिमेंट में उनको आप डालना चाहते हैं जिससे उनको किसी न किसी प्रकार का नुकसान नुकसान हो, लेकिन आप इसको करने में सफल हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको हो सकता है वित्तीय प्रलोभन देकर और ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी गेम है ना, ये जो पावर इक्वेशन का गेम है, ये बड़ा खतरनाक है, और यहीं पर जो स्टूडेंट और गाइड रिलेशनशिप भी यहीं पर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथिकल स्क्रूटनी की। तो भाई जब एथिकल इश्यूज हैं, इसका मतलब कि एथिकल स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि भाई नैतिक मूल्य जो है वो शोध के अंदर उनको तरजीह दी गई है या नहीं दी गई है। तो एथिकल इश्यूज एमिनेट फ्रॉम conflicting interest between the researcher and sponsor, ठीक है, on one side and research participants and respondents on the other। तो ये जो एथिकल इश्यूज है कई बार उभर कर सामने आते हैं जब हमें विरोधाभास देखने को मिलता है शोधार्थी और उस संस्थान के बीच जो शोध के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करता है। बहुत सारी बार ये होता है कि शोध के लिए जो वित्तीय सहायता देने वाला जो समूह होता है, ठीक है, वो निश्चित प्रकार के परिणाम आपसे चाहता है, ठीक है, और एक निश्चित प्रकार का ओरिएंटेशन ऑफ राइटिंग आपसे चाहता है। मेनी टाइम्स दैट इज नॉट दिस गोइंग विथ
with your this band of mind, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये इथिकल इश्यूज को जन्म देती हैं, है ना। कि कई बार जो संस्थान आपके लिए सहायता देता है, वित्तीय सहायता देता है, आपको पूरी रिसर्च की फैसिलिटी देता है, ठीक है, वो चाहता है कि आप किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए ही काम करो। और कई बार जब शोधार्थी काम कर रहा होता है तो फिर वो उस चीज को एक्सपोज करना चाहता है जो रिसर्च के वास्तविक परिणाम, ठीक है। और कई बार ये होता है कि जो रिसर्च करने वाले हैं और जिन पर रिसर्च की जाती है उनके बीच में भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, एक जो होता है वो तो बलिष्ठ होता है, डोमिनेंट होता है, उसकी पोजीशन मजबूत होती है, और दूसरे जो होते हैं वो पावरलेस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शोध करने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल है, एक एक्सपर्ट है, और जिन पर शोध किया जा रहा है वे वर्कर्स हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस गेम के अंदर ये जो व्यक्ति जो डोमिनेंट है, जो काफी प्रतिष्ठित रिसर्चर है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सब्जेक्ट को अपने शोध में किसी तरह का हार्म पहुंचा जाए, ठीक है। नंबर दो, जो बात आती है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस एंड इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट और पीपल बीइंग स्टडी। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इस बात की लड़ाई या इस बात का विरोधाभास आ जाता है कि भाई आप विज्ञान जो है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को आप ज्यादा तवज्जो दोगे या फिर उन लोगों के इंटरेस्ट को जो उस एक्सपेरिमेंट में प्रतिभाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा जाएगा, बहुत सारे लोग पहले बेवकूफी कर चुके हैं इस तरह की कि नॉलेज प्रोडक्शन के नाम पर, अर्थात अर्थात विज्ञान में रुचि दिखाने के नाम पर उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर जो शोध में प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं उनका शोषण किया है, ठीक है। देन conflicting research interest which is linked with the ethics between the research supervisor and student, है ना। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो रिसर्च सुपरवाइजर है और रिसर्च स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में बहुत खराब पावर गेम देखने को मिलता है। और क्योंकि उस समय जो रिसर्चर है वो सब्जुगेटेड है, वो पावरलेस है, और जो गाइड है, he might be having a very good position and might be very influential, ठीक है। तो उस केस में बहुत सारी बार, मैं वो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जब वो रिसर्चर को एक रिसर्चर की तरह कम ट्रीट करता है और वो उसको एक सर्वेंट की तरह, बहुत सारी बार एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है। तो वो बहुत ही खतरनाक है, और वो निश्चित रूप से जो उस स्टूडेंट की जो मर्यादा है, ठीक है, उस स्टूडेंट की जो इंडिविजुअलिटी है, उस स्टूडेंट की जो प्राइवेसी है, उस स्टूडेंट की जो डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उन सब पे चोट करता है। और कई तरह से स्टूडेंट्स का, एक नहीं अनेकों तरह से इस तरह की कंडीशंस में स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, एक और बात आती है, रिसर्चर्स टू आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज दैट मे रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ रिसर्च, है ना। तो इतना ही नहीं है कि वो केवल सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, वो इस बात पर भी फोकस करते हैं कि भाई ये रिसर्च जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। इवन व्हेन डिसाइडिंग ऑन द टॉपिक फॉर स्टडी, वी आर मेकिंग अ चॉइस अबाउट अ पॉपुलेशन एंड इन्वेस्टिगेट टू इन्वेस्टिगेट एंड दिस मे हैव एथिकल इम्प्लिकेशंस। तो अली और कैली तो यहाँ तक कहते हैं कि रिसर्च एथिक्स की जो शुरुआत होती है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च हो जाती है ना। रिसर्च की शुरुआत से ही हो जाती है। वो कहते हैं कि इवन जब आप रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करते हो, ठीक है, और जब आप ये तय करते हो कि भी आप किसका इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, तो यहीं से एथिकल इम्प्लीकेशंस जो है उनकी उनकी बात की जानी चाहिए। यहीं से हमें एथिकल इश्यूज जो हैं उनको रिसर्च से जुड़े जो एथिकल इश्यूज हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रिसर्च पूरी तरह से एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर ऊपर वो पूरी तरह से
सही हो। ठीक है। So in order to consider this process and committing to the principle of justice, ensure the safety and dignity for the research participants. इस पूरे शोध के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक न्याय की स्थिति को सुनिश्चित करें। ठीक है। किसी भी आधार पे हम सामाजिक न्याय या यूं कहें कि न्याय से जुड़े हुए जो सामान्य नियम हैं उससे हम परे नहीं जाने चाहिए। ये जरूरी है कि हम प्रत्येक जो रिसर्च में प्रतिभागी हैं उनकी 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 सुरक्षा और उसके साथ साथ में हम उनकी जो 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 उनकी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस है, जो सम्मानजनक उनकी उनकी स्थिति है, उसको भी हम संज्ञान में रखें कि हम किसी भी रिसर्च पार्टिसिपेंट है, हम उसकी बेसिक डिग्निटी, उसकी बेसिक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस, ठीक है, उसको कहीं चोट ना पहुंचे। ठीक है। अब यहाँ दो बातें उभर के आती है। नंबर वन, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स और एथिकल गाइडलाइंस आर स्ट्रेस्ड। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में ये चीज सामने आई कि अब लोगों ने कहा कि नहीं, शोध में अनिवार्यतः जो 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 एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात आती है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड आर एस्टेब्लिश्ड इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एथिकल रिव्यू बोर्ड जो है वो बनाया जाता है। इवन जब मैं पीएचडी कर रहा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, तो वहाँ पर भी हमारे यूनिवर्सिटी का एक एथिकल बोर्ड है। और क्योंकि मेरा सी फील्ड सर्वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज जो है वो इस चीज़ को संज्ञान देती है कि आप यदि ह्यूमन सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो तो आप जो है वो एथिकल क्लियरेंस आपके पास में है या नहीं है। तो मैंने भी अपना अपना काम उनके सामने सबमिट किया। ठीक है। और उस प्रक्रिया से मैं गुजरा, तो किसी तरह की कोई समस्या जो है वो शोध में आगे जाकर हमें सामना नहीं करनी पड़ी। अब देखो एथिकल प्रिंसिपल्स जो है, ठीक है, वो दो पक्षों से जुड़े हुए हैं, एक रिसर्चर और एक पार्टिसिपेंट, है ना। और यहाँ हम इसको नटशेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे जो रिसर्चर है उससे जुड़ा हुआ है, जैसे इंटीग्रिटी, है ना, कॉम्पिटेंस, वो उसके अंदर रिसर्च को लेके उसके अंदर मादा होना चाहिए जो रिसर्च करना चाहता है। ठीक है। कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसके अंदर। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी। ये दो और उसके चरित्र में होने चाहिए कि वो एक तो रिस्पॉन्सिबल हो, वो अपने कंडक्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, वो अपने हर एक रिसर्च स्टेप के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। उत्तरदायित्व जो है उसका भाव उसके अंदर होना चाहिए और उसके साथ साथ ईमानदारी होनी चाहिए। हम जब पार्टिसिपेंट की बात करें तो उनकी डिग्निटी सुनिश्चित होनी चाहिए, उनका जो सम्मानजनक अस्तित्व है उस पर किसी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए। न्याय की दशा होनी चाहिए, कहीं भी पावरफुल और पावरलेस इस तरह की इक्वेशंस नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इक्वेशंस में एक्सप्लॉयटेशन की दशा बनती है ना। इस तरह की इक्वेशन में शोषण की स्थिति पैदा होती है। ठीक है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, आप 100% जो पार्टिसिपेंट है उसकी प्राइवेसी को सम्मान करोगे और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखोगे कि इस शोध की जो तमाम जो पक्ष हैं जो उस इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं उनको गोपनीय रखा जाएगा, उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। और यदि उसका कोई भाग पब्लिक किया जाता है तो वो किस स्तर तक पब्लिक किया जाएगा ये उस प्रतिभागी से कंसेंट लेकर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो डायग्राम्स हैं ये हमारे दिमाग में बहुत आसान फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किस तरह से कौन कौन से मुद्दे किन से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फिर बात आती है नॉन मेलेफिसेंस की, बात आती है बेनिफिसेंस की, और बात आती है ऑटोनॉमी की। ये कॉमन है ना। ये कॉमन है जिनकी चर्चा हम अभी आने वाली स्लाइड में करेंगे। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, और वो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है ये है कि ये हर तरह की रिसर्च पे लागू होते हैं, चाहे वो रिसर्च सोशल साइंस रिसर्च हो, चाहे वो बिहेवियरल साइंस की रिसर्च हो, और चाहे वो कोर साइंस की रिसर्च। ठीक है। अब इन फंडामेंटल जो जो प्रिंसिपल्स हैं जो सामान्यतः सर्वत्र लागू होते हैं शोध की प्रक्रिया में, उसमें जो सबसे पहली चीज है दैट इज बेनिफिसेंस।
बेनिफिशंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेनिफिट्स एंड बैलेंस बेनिफिट्स अगेंस्ट रिस्क। ठीक है, तो इसमें बेनिफिशंस में दो आती है ना, अर्थात अर्थात लाभ में संतुलन, है ना। लाभ में संतुलन की बातें दो तरह से आती है, एक कि शोध से होने वाला जो लाभ है, ठीक है, वो शोध के सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर, प्रतिभागियों के अंदर बंटना सुनिश्चित होना चाहिए। ये चीज जो है ये हर हालत में अपनाई जानी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि हर हालत में रिस्क बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। शोध से जुड़े पक्षों का रिस्क बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दिस रिसर्च प्रोसीजर the benefits are, you know, are much more than the negativities, है ना। तो the obligation to provide benefits and balance benefits against risks, है ना, ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई हर हालत में ये ऑब्लिगेशन बनता है, ठीक है, कि शोध में जो प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं उनको रिस्क के एवज में लाभ की स्थिति जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज, जैसे नॉन मैलेफिसेंस। नॉन मैलेफिसेंस का है कि द ऑब्लिगेशन टू अवॉइड द कॉजेशन ऑफ, हर हालत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजों को शामिल ना कर लें जिनके कारण हमारे पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान हो रहा। ठीक है, हमें ये चीज सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगली बात आती है रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, द ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट फॉर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज ऑफ ऑटोनोमस पर्सन। ठीक है, उस व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता, पार्टिसिपेंट्स की स्वतंत्रता हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। वो अपने वो स्वायत्त रूप से अपने निर्णय जो है वो लेने में सक्षम होने चाहिए, स्वायत्त रूप से। ठीक है, ऑटोनॉमस तरीके से। ठीक है, और यही वो बात आती है कि एनी टाइम व्हेन दे फील लाइक दे कैन लीव द एक्सपेरिमेंट, दे कैन लीव द रिसर्च, है ना। उनके पास में फ्रीडम होनी चाहिए कि वो यदि अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो वो किसी भी स्टेज में रिसर्च को छोड़ सकते हैं, उस प्रक्रिया से बाहर आ सकते हैं। दिस ऑटोनॉमी, दिस फ्रीडम पार्टिसिपेंट्स मस्ट एंजॉय। ठीक है, और चौथी बात आती है जस्टिस की। जस्टिस से तात्पर्य है ऑब्लिगेशंस ऑफ फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड न्यायोचित स्थिति होनी चाहिए। रिस्क यदि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सारी की सारी रिस्क जो है वो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डाल दें। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सारे के सारे बेनिफिट हम केवल अपने ऊपर ही कंफाइन करके रख लें। ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि उस प्रक्रिया में जो लोग भाग ले रहे हैं उनको अपने प्रतिभाग के अनुरूप सबको तमाम प्रकार के लाभ जो है, ठीक है, वो बराबर तरीके से मिलने चाहिए। बराबर तरीके से मतलब कि आपके जो प्रतिभाग का स्तर है ना, उसके हिसाब से उसके उसके समतुल्य लाभ का वितरण होना चाहिए। और इसीलिए चार प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। यहाँ हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है ऑटोनॉमी। हमें हमें रिसर्चर की हमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी, है ना, उनकी स्वतंत्रता और उनकी स्वायत्तता ये सुनिश्चित करनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड सेल्फ डायरेक्टिंग। ठीक है, द स्टेट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना। ये वो स्थिति है जब आप अपना निर्णय जो है वो स्वयं ले रहे हैं, है ना। आप जो है वो जब चाहें आप जो रिसर्च सेटिंग है, यदि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यू मे कम आउट फ्रॉम दिस। देन नॉन मेलिफिसेंस, अवॉइडिंग एंड प्रिवेंटिंग हार्म टू ऑल पर्सन। किसी तरह का कोई किसी भी स्तर पर किसी भी प्रतिभागी को किसी तरह के नुकसान का सामना नहीं किया जाना चाहिए। बेनिफिसेंस टू प्रोवाइड बेनिफिट्स और एडवांटेज टू ऑल, है ना। जो लाभ है वो सबको मिलने चाहिए, जो भी प्रतिभागी है शोध। जस्टिस, जस्टिस क्या करता है, फेयरनेस एंड इक्विटी टू ऑल, सबके लिए समानता, सब सबके लिए बराबरी की स्थिति।
है ना। तो एथिकल प्रोसीजर्स इन सोशल साइंस रिसर्च, इसमें हम देखते हैं कि हम्फ्री के काम से ये बहुत आगे बढ़ा, ठीक है। और हमने देखा कि हम्फ्री जिसने कोवर्ट रिसर्च की थी, हमने पीछे भी देखा, इनके बारे में पढ़ा अभी। तो उसके बाद में ये देखा कि हम्फ्री का काम आते ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई। क्या हम्फ्री का काम जो है वो एथिकल ग्राउंड पे सही पाया, सही कहा जा सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन जो है ये पूरी दुनिया में इस शोध ने तहलका मचा दिया। और उसके बाद ये देखा गया कि हम्फ्रीज वर्क इन 1970 देयर वाज अ कंसिडरेबल दिस आउटक्राई अगेंस्ट द कोवर्ट रिसर्च, है ना। और उसमें देखा कि ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, अर्थात ये हमारी प्राइवेसी के ऊपर एक तरह से कुठाराघात है, ठीक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्चर्स आइडेंटिटी, अर्थात इसके अंदर जो शोधार्थी है वो क्या करता है, अपनी पहचान को छुपाता है। एंड द डिसेप्शन कॉमनली बीइंग प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा हुई हम्फ्री के काम की नेगेटिविटी सामने आने के बाद में। और many of the controversies that resolve around the Humphrey's research remain the key ethical issues। और वो जो चर्चा हम्फ्री के काम पे हुई कि भाई क्या किया जाना, क्या क्या गलत किया गया, क्या सही किया गया, वहीं से निकल के आज जितने हम जो 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 रिसर्च के कोड्स की बात करते हैं, है ना, वो उनमें से ज्यादातर वहीं से निकल कर आते हैं, ठीक है। सो दीज इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिनको हम कहते हैं बेनिफिसेंस है, नॉन मैलेफिसेंस है, रेस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी और जस्टिस है, दोज आर इक्वली एप्लीकेबल टू द सोशल साइंस रिसर्च ऑल्सो। तो ये जो बायोमेडिकल और मेडिकल साइंस के अध्ययन के साथ हमने जुड़े हुए जो मुद्दे देखे हैं, जिनको हमने फंडामेंटल बोला है, हम ये कहते हैं कि ये ठीक जिस तरह ये वहाँ महत्वपूर्ण है, ये उसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन सोशल साइंस रिसर्च द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी, हार्म, एक्सप्लॉयटेशन एंड बेनिफिसेंस आर कंसिडर्ड एंड डिबेटेड। इनके ऊपर कई बार कई तरह की डिबेट हुई है ना, और कई तरह के इस पे कई तरह की चर्चाएं हुई है। अब उसमें जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे जो डिबेट है वो ये कहती है भाई क्या कोवर्ट रिसर्च बंद कर देनी चाहिए, क्या कोवर्ट रिसर्च होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें कोवर्ट रिसर्च जरूरी होती है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे डिबेटेबल इश्यूज हैं। तो कुछ कॉमन बातें जैसे हमने आप 4 फंडामेंटल्स किए, उन पे कोई डिबेट नहीं है, उन पे कोई डिबेट नहीं है। बट देयर आर एन नंबर ऑफ एथिकल इश्यूज, बहुत बड़ी लिस्ट है एथिकल इश्यूज की, और उनमें से कुछ डिबेटेबल है। जैसे हमने कहा कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। तो ये कहते हैं भाई सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब रिसर्च की जाती है तो कई बार इन्फॉर्म्ड रिसर्च क्या करती है, जो रिसर्च का जो मेन इंटेंशन है उसको डाइल्यूट कर देती है ना। जो रिसर्च का मेन ध्येय है ना, ये उसको कमजोर कर देती है, ठीक है। और वहीं से निकल के आती है प्राइवेसी की बात। हार्म और एक्सप्लॉयटेशन की बात है, उसमें उसमें ये आती है कि भाई इसको गेस कैसे किया जाए, है ना, किस चीज को हार्म की कैटेगरी में रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, ठीक है। इनमें कई तरह की बातें सामने आती है, ठीक है। So these principles are not only applicable for the field of this certain ethnography or certain this fields of inquiry. So these are basically, you know, having consideration with various research settings. ठीक है। ये केवल एथनोग्राफी तक सीमित नहीं होती है ये बातें। आप ये सोचो कि भाई ये जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं ये एथनोग्राफी से ही जुड़े हुए हैं, उससे परे नहीं है, नहीं। ये इवन आज आप यदि यदि डिजिटल इंटरव्यूज लेते हो, डिजिटल सर्वेज करते हो, ईमेल के थ्रू इंटरव्यू लेते हो, उन पर भी ये सारी बातें लागू होती हैं, ठीक है। रिसर्च एथिक्स में हम ये जो दिखा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज और हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन सारे जो मुद्दे हैं इन पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन नाम जरूर लेना चाहूंगा। हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की, इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्चर। हम बात करते हैं रेस्पेक्ट की, ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, रेस्पेक्ट फॉर द रिस्पोंडेंट्स। हम बात करते हैं रूल्स की, दैट मींस देयर शुड बी फेयर प्ले। हम बात करते हैं रेगुलेशंस की, दैट मींस देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस व्हिच वी शुड फॉलो। हम बात करते हैं जस्टिस की, दैट मींस देयर मस्ट बी अ फेयर कंडीशंस where the application of social justice or in general justice must be
सेटिस्फाइड। हम बात करते हैं डिग्निटी की, अर्थात जो रिसर्च में प्रतिभाग लेने वाले लोग हैं, हम हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस अर्थात उनकी जो सम्मानजनक स्थिति है उसको चोट ना पहुंचाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता की चर्चा हमने की है। कॉम्पिटेंस, रिसर्चर जो है उसमें एक क्षमता होनी चाहिए कि वो उस रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड कर सके और किसी भी प्रकार की ऐसी गलती ना करे जो कई तरह के एथिकल रिप्लिकेशंस को जन्म दे। हम बात करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स की इन जनरल, ठीक है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। एथिकल प्रैक्टिस है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जिन सेटिंग में काम कर रहे हैं उस सेटिंग की वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे आप यदि वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखते हो कि यदि एक सोशल बिहेवियर है, सपोज किसिंग ऑन ऑन पब्लिक दिस एरियाज, ठीक है, दैट माइट नॉट बी ऑकवर्ड फॉर दैट सेटिंग। लेकिन यदि हमारे विलेज एरियाज है, आप यदि वहां इस तरह के बिहेवियर का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो यू आर क्रिएटिंग एन ऑकवर्ड सिचुएशन एंड यू आर प्लेइंग विद द वैल्यूज ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से वैल्यूज के साथ में खेलने का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यू जजमेंट आपका होना चाहिए। रिसर्च सेटिंग से किस तरह के वैल्यू एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। प्राइवेसी, निश्चित रूप से आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। ऑनेस्टी, यू मस्ट बी ऑनेस्ट फॉर योर रिसर्च, यू मस्ट बी ऑनेस्ट फॉर योर रेस्पोंडेंट्स, है ना, एंड अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिसर्च। आपको हर हालत में शोध में अपने शोध के प्रति और अपने शोध के जो प्रतिभागी हैं उनके प्रति, अपने साथियों के प्रति हर हालत में ऑनेस्ट, ईमानदार होने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं बेनिफिशंस की, जिसकी बात हमने अभी कर ली है। ऑटोनॉमी की बात हमने कर ली है और नॉन मेलिफिसेंस की बात अभी हमने जस्ट पीछे वाली स्लाइड्स में की है। और ये बातें भी खैर वहीं से आती है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक चीजें वही हैं जो हमने डिस्कस की हैं अभी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो मुद्दा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल साइंस रिसर्च के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सदैव इन्फॉर्म्ड कंसेंट के जो प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। पीपल मस्ट कंसेंट टू बीइंग रिसर्च्ड। लोगों की अनुमति होनी चाहिए कि हाँ उन पर शोध किया जा सकता है, ठीक है। और इसको इसको हर हालत में में हमें लेकर चलना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये भी है कि एनी टाइम दे कैन कम आउट फ्रॉम द रिसर्च सेटिंग, वो कभी भी रिसर्च सेटिंग से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेविएशन फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनोग्राफिक वर्क इन कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर डिबेट शुरू होती है कि क्या हमें इस तरह की स्टडी करनी चाहिए, कोवर्ट स्टडी को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप जैसे सोसाइटी के अंदर मान ले ऑर्गन ट्रैफिकिंग का अध्ययन करना चाहते हैं, ये जो अंगों का व्यापार होता है ना, क्या आप कंसेंट लेकर और वो शोध कर सकते हैं? वो शोध संभव नहीं है। इसलिए ये हमेशा ये द्वंद रहता है कि भाई किस हद तक हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात जो है उसको उसको लेकर रिसर्च में आगे बढ़े, और क्या हम किन्हीं विशिष्ट मुद्दों के ऊपर इसके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन जो है उसकी स्थिति को देख सकते हैं क्या। इसी तरह बात आती है प्राइवेसी की। तो इसमें ये चीज है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपने जिन पर शोध किया है आप उनकी उनकी चीजों को पब्लिक कर, ठीक है। इवन कुछ लोग तो इतना तक कहते हैं कि रिसर्च फाइंडिंग जब आप पब्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनकी उनका जो जो राइट है प्राइवेसी का उसको ध्यान में रखते हुए जिस लेवल तक वो आपको पब्लिक करने की अनुमति देते हैं उसी लेवल तक आपको पब्लिक करना चाहिए। तो प्राइवेसी बहुत बड़ा एलिमेंट है एथिकल इश्यूज का। अब हम बात करते हैं रेस्पोंडेंट्स राइट टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च। ये वही बात आती है कि प्राइवेसी की बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं कि ये रेस्पोंडेंट का राइट है कि वो किस लेवल तक जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको पब्लिक करने की बात को स्वीकार करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस which are suppose they are in very close to some slums or some sort of research setting. अब what happened, you have done the research on this and you have published it,
ठीक है, आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आपने कहाँ का शोध किया, किन पर शोध किया, but people can can take an idea that this institution is there, so this research might be on this locality, and then this can be harmful, or this can be humiliating for those people who participated in your research. तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग आपके साथ जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया आपके शोध के अंदर, बहुत सारी बार ये होता है कि उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि भाई कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ, है ना, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ये सुनिश्चित करें कि इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ तक पब्लिक डोमेन में आएगी, उसका कंट्रोल जो है वो पार्टिसिपेंट्स के पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो also we try to address the issue of privacy by saying that we have maintained confidentiality by not naming the organization or persons and given assurances, है ना, तो हमने किसी भी तरह से उनको नाम नहीं, लेकिन वही खतरा है कि कई बार अनुमान के आधार पर पता लग जाता है कि किन पर और कहाँ शोध हुआ है। So the idea advanced by some researchers, कुछ लोगों ने कहा, people have a right to control information relating to them, जो उनसे संबंधित जो सूचना है, लोगों का अधिकार है कि वो उस पर नियंत्रण रखें। ठीक है, so that they must give their permission for particular uses of it by researchers, तो वो उनकी अनुमति बहुत महत्वपूर्ण है कि शोधार्थी इसको जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। हार्म की बात हमने बहुत की है, और सीधी सीधी बात है कि इस इथिकल इशू ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, और यूं कहें कि फॉर फॉर द सेक ऑफ द लार्जर ह्यूमन सोसाइटी, कहीं पर भी हार्मफुल सिचुएशंस अराइज नहीं होनी चाहिए। हार्म कैन बी रिड्यूस ऑल्सो इन एवरी स्टेज, प्रत्येक स्तर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी कोई हार्मफुल चॉइसेस बनती है तो उनको दूर किया जा सके, है ना, उनसे बचा जा सके। If we involve research participants while framing the questions for data collection, so that we can avoid the uncomfortable questions. कई बार ऐसा होता है कि यदि हम रिस्पोंडेंट्स को शामिल करें क्वेश्चनर बनाने में, तो हम बहुत सारी बार कई हार्मफुल कंडीशंस जो हैं उनको उनके उनके पैदा होने से पहले ही हम उनसे बच सकते हैं। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन, नॉट एक्सपेक्टेड एंड नॉट नॉट एक्सपेक्टेड एंड नॉट व्हाट वी कॉल इट, कि किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, we cannot accept at any cost. Sometimes it is claimed that research involves the exploitation of those who study, and those on which we administered the research. Okay? That people supply the information which is used by the researcher and yet get little or nothing in return. तो कई बार ऐसा होता है एक्सप्लोइटेशन में, ये भी एक्सप्लोइटेशन एक तरह का, कि आपने लोगों के ऊपर शोध किया, उस शोध की सूचनाओं को साझा करने के लिए आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं, आपको वित्तीय लाभ हो सकते हैं। It is your duty to share those financial benefits with those people whom you administered your research. ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जिन पर आपने शोध किया उनके साथ आप उन वित्तीय लाभों को साझा करें। ठीक है, so beneficence and monetary compensation for the loss for participating in research is also suggested. ये भी कहा गया कि भाई जैसे आपकी शोध में काम करने से या प्रतिभागी बनने से यदि आपके प्रतिभागी को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होता है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको कम्पनसेट। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉरेन में बहुत सारी रिसर्च जो होती है वो जब कंडक्ट की जाती है सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो सब्जेक्ट्स को उसके लिए ड्यू ऑनरेरियम या यूं कहें कि एक टोकन मनी जो है वो दी जाती है। ठीक है, so another ethical practice
इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ये फिर एक्सप्लॉयटेशन जो है ये फिर राइट टू प्राइवेसी को बढ़ावा देता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्यूचर रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिकल इश्यूज आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिफाइन, बहुत मुश्किल है इनको परिभाषित करना, एंड हार्डर स्टिल टू वर्क विद, और बहुत मुश्किल है इनके साथ में आगे बढ़ना, काम करना। येट ऑल रिसर्च इन्वॉल्व्स एथिकल डिसीजन मेकिंग, फिर भी प्रत्येक शोध में एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये चाहे कितने ही डिफिकल्ट हो, चाहे इनको इनको इनके साथ काम करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन चूंकि हर शोध कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई सरोकार रखता है, इसलिए इनका महत्व जो है वो हमारी शोध के अंदर बनता है। And this may become relevant in the formulation of research questions. अब देखिए बड़ा जोरदार पैराग्राफ है ये, कि इथिकल इश्यूज हैं वो हमारे लिए कहां से महत्वपूर्ण होने शुरू हो जाते हैं, कहां से वो हमारे लिए रिलेवेंट होने शुरू हो जाते हैं, राइट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग फॉर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन। अभी हमने बात की थी आपसे कि बहुत आसान है कि हम यदि हार्म को कम करना चाहें, तो क्यों ना हम रिसर्च में प्रतिभाग लेने वाले जो लोग हैं उनको साथ में लेकर और क्वेश्चंस बनाएं, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी सिचुएशंस पर उनको ऑकवर्ड महसूस हो रहा है, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल एंड दे फील दिस सम सॉर्ट ऑफ हार्म। ठीक है, तो वहीं से सवाल हो जाता है, प्रश्न जो हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं वहीं से सवाल आ जाता है कि क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हमारी पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसीजर को गाइड करेगा। उसी के आधार पर तो हम हमारा जो भी मेथड है, क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, व्हाटएवर इट इज, इंटरव्यू है, उसी के आधार पर तो सब कुछ तय हो। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं एट वेरी बिगिनिंग, ठीक है, then only we must take care of this of ethical issues. Gathering access to data और research respondents, जब आप डेटा प्राप्त करते हैं या आप रिस्पोंडेंट्स तक पहुंच बनाते हैं, वहां भी आपके लिए एथिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। Whilst collecting data collection के time, when analyzing data or at the writing up stage, even data analyzing और writing stage पर भी, क्योंकि वही पब्लिश होना है, ठीक है, even when engaging with audience and publishing findings, हर स्तर पे रिसर्च क्वेश्चन बनाने से लेके और आप जब रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ आते हैं, एट एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर, see what is important is that you are encountering various ethical issues, and you have to handle those ethical issues on on the grounds of ethical principle. आपको शोध के अंदर जो जो शोध के नियम है उसके दायरे में एथिकल इश्यूज जो है उसको लेकर और आपको अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके शोध को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसमें एथिकल वायलेशंस जो है उनको आप हर हालत में अवॉइड कर सकें। Ethics here are centered or on procedural issues, and especially on the principle of informed consent and maintaining the confidentiality. ठीक है, तो अब इंडियन सिनेरियो में बहुत सारे इश्यूज, एथिकल इश्यूज है ना, और उसमें से 12 जो महत्वपूर्ण इश्यूज है उनकी चर्चा हम करेंगे। और वो 12 इश्यूज, नंबर 1 एसेंशियलिटी। अरे भाई शोध आप कर रहे हो, ठीक है, मस्ट एग्जामिन द एसेंशियलिटी ऑफ द रिसर्च, कितना एसेंशियल है, कितना कितना प्रासंगिक है उसको उसको किया जाना। ठीक है, देन वॉलंटियरनेस, है ना, एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज वेल एज कम्युनिटी एग्रीमेंट। उसमें ये तय होना चाहिए कि भाई जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए, है ना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनको पता होना चाहिए इसके बारे में, और देयर मस्ट बी कम्युनिटी एग्रीमेंट। लोगों के साथ में आपका आपका संवाद और आपका एक तरह से खुलापन होना चाहिए, अर्थात आपके पास सहमति होनी चाहिए कम्युनिटी की जिन पर आप शोध करना चाहते हैं। नॉन एक्सप्लॉयटेशन, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी रूप में
शोषण की स्थिति नहीं बनती है, ठीक है। तमाम तरह की जो रिलेशनशिप जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। तो कहीं भी कहीं कोई कोई डोमिनेंस और कहीं कोई 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 कोई, कोई सब्जुगेटेड, है ना, दशाएं हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। देन प्रिकॉशन, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, प्राइवेसी का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देन प्रिकॉशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन, आपको सचेत रहना है, प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। हर हालत में कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से जो रिसर्च के जो हमारे जो भागीदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो किसी भी तरह से हार्मफुल सिचुएशन का सामना ना करें। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है। जो शोध करने वाले लोग हैं उनके अंदर हर हालत के अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो देखने को मिलना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है किसी भी शोध के लिए, कि शोध करने वाले जो लोग हैं वो उनका व्यवहार दायित्वपूर्ण हो, अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबिलिटी हो उनके उनके बिहेवियर के अंदर। एंड एट द सेम टाइम दे मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, है ना। वो बिल्कुल बिल्कुल पाक साफ होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। उन कहीं पूरे प्रोसीजर में कुछ भी चीजें छुपी नहीं होनी चाहिए। देन देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, शोध के द्वारा ये तय होना चाहिए कि भाई इससे आम लोगों को लाभ होगा, और इससे इससे कम से कम ये कहेंगे कि हम सोसाइटल लेवल पे कहीं ना कहीं लाभ हमें देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है, ये तय होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो है, ठीक है, वो इस तरह के हों। जैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में आ गया, जैसे देयर मस्ट बी एथिकल बोर्ड, है ना। और एथिकल बोर्ड ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई ये शोध जो है ये किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, या इस शोध की जांच जो है वो एथिकल पैरामीटर्स पर कर ली गई है। देन पब्लिकेशन डोमेन, पब्लिक डोमेन, ठीक है, किस तरह की सूचनाएं आनी चाहिए, किस तरह की नहीं आनी चाहिए, किस रूप में आनी चाहिए। एंड देन टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिसर्च से जुड़े प्रत्येक अंग को यदि हम शामिल करें उसमें। एंड देन कंप्लायंस, कि जो बातें की जाए, आपने कहा कि ये रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट देयर मस्ट बी कंप्लायंस ऑफ दिस, इसका अनुसरण होना चाहिए। आप कहते हो बेनिफिसेंस, ठीक है ना, लाभ की जो दशाएं बांटने की बात आती है, उसका अनुसरण होना चाहिए। किसी भी जो आप कहते हो अकाउंटेबल, तो इन रियल कैरेक्टर देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जो बातें हैं उनका कंप्लायंस हमें देखने को मिलना चाहिए। और मेजर रिसर्च जो मिसकंडक्ट्स हो सकते हैं, फैब्रिकेशन हो सकता है ना, उसमें कि डेटा बना लेना, है ना, रिजल्ट बना लेना, ठीक है। तो ये फैब्रिकेशन में आता है, ये सब ये बहुत गलत है, ये मिसकंडक्ट है, अनइथिकल है, ठीक है। फिर फाल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च मटेरियल, डेटा के साथ में छेड़छाड़ करना, रिजल्ट्स के साथ में छेड़छाड़ करना, ठीक है। चेंजिंग और ओमिटिंग डेटा और रिजल्ट्स सच दैट द रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड, है ना। तो ये फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ रिसर्च को भी खराब करती है यदि आप इस तरह के काम करते हो, है ना। तो ये फैब्रिकेशन, है ना, ये जो डेटा के साथ में डेटा बना लेना, रिजल्ट बना लेना, ठीक है, फाल्सिफिकेशन, डेटा के साथ में खिलवाड़ करना, प्लेजरिज्म, है ना, दूसरों के काम को अपना काम बताकर इस्तेमाल कर लेना, साहित्य की चोरी करना, ठीक है। तो ये सब जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, अनएक्सेप्टेबल है, नहीं होनी चाहिए शोध के अंदर। और ये बहुत सारे साइट्स दी हुई हैं, इतनी ही नहीं, कम से कम यदि हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी इथिकल गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। बट दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिनकी गाइडलाइंस आपको इन साइट्स पे मिल जाएगी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उनके द्वारा द इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल यूके, ठीक है, देन एसोसिएशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूके, देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई एथिकल गाइडलाइंस, देन द इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल यूके के द्वारा जारी की गई एथिकल गाइडलाइंस। और इसके अलावा बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके थ्रू उनको पढ़कर आप अपने रिसर्च का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो वो एथिकल पैरामीटर्स के ऊपर सटीक है या नहीं है। अर्थात आप एथिकल प्रिंसिपल्स का अपने रिसर्च में
उसकी पालना सुनिश्चित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज आई एम एक्नॉलेजिंग that my friend Dr. Asima Jaina, she is from Department of Sociology, University of Hyderabad. She helped a lot in shaping this presentation. Rather, she shared a lot many valuable information uh, for this making this presentation for the larger interest of research community. Thank you.